हाँ जी बच्चों, तो बच्चों हम क्लास 11th का एक टॉपिक है, एक नया चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका मैथ्स का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। ओके, अब आप कहोगे भैया हमने चैप्टर नंबर 1 के बाद सीधा चैप्टर नंबर 5 क्यों स्टार्ट करा है? वो बेटा इसलिए करा है क्योंकि चैप्टर 1 के बेसिक पर ही चैप्टर 2 है और इन दोनों के बेसिक पर ही चैप्टर 3 है। जब तक आपको फर्स्ट और सेकंड अच्छे से नहीं आएगा, आपको थर्ड नहीं आने का अच्छे से। तो अभी बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट चैप्टर छूटा हुआ है, इसलिए अभी हम उसको नहीं करेंगे। ठीक है, बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 आपके सिलेबस से हट चुका है लास्ट ईयर, तो मैं उसको भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा, क्या पता वो हट चुका हो इस बार भी ना आए और हम लोग कर ले बेकार में। तो अगर वो आएगा तो हम बाद में कर लेंगे। तो अब इसलिए जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है दैट इज चैप्टर नंबर 5। ना आपने अभी तक इसके बारे में कभी सोचा ना सुना। हाँ, मैंने थोड़ा थोड़ा जो बच्चे 9th 10th में मेरे पास थे उनको बताया होगा हल्का सा कि कॉम्प्लेक्स नंबर, कि एक नए तरीके के नंबर होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज मैं इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं और जिस भी बच्चे को कोई भी परेशानी हो ना तो मेरे से तुरंत पूछना। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखना, ये जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बहुत बड़ा है। देखिए, जैसे आपने रियल नंबर पढ़ा है, रियल नंबर में आपने पढ़े थे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल, होल, एक बहुत बड़ी ब्रांच थी रियल नंबर। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर भी नंबर्स में एक बहुत बड़ी ब्रांच है। लेकिन अभी हम लोगों को बस केवल थोड़ा सा पढ़ना है जितना हमारा सिलेबस है, क्योंकि हमारे पास कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी हैं और साइंस वाले स्टूडेंट भी हैं। तो उन दोनों को आज सीबीएसई लेवल कॉम्पिटिटिव बेसिक के लेवल का ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें जानेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। देखिए बच्चों, अभी तक आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, जहां भी समझ में ना आए प्लीज हैंड रेस कर देना। एक बार ना आए दूसरी बार पूछो, जितनी बार भी ना आए पूछ लो, मैं मना नहीं करूंगा। बस शर्म के मारे ये मत सोचना कि हमें समझ में नहीं आया, भैया क्या सोचेंगे, तो ये वगैरह बेफिक्र होकर पूछ लो। हाँ, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बस कंडीशन a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर याद है? और इसमें अगर आप इसके रूट्स निकालते थे तो उसके रूट्स निकालने का आपने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था। उस फॉर्मूले का नाम था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा। अब जिसकी 10th हल्की गई है उसको दिक्कत आएगी भाई, इस चैप्टर में पहले बता रहा हूं। अच्छा, ये जो डी होता था, सुनना मेरी बात, ये जो डी होता था, इस डी को हम क्या बोलते थे बच्चों? अगर आपको याद हो, डिस्क्रिमिनेंट। याद है ना? है ना? डिस्क्रिमिनेंट। और इस डी को निकालने का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो पढ़ा था बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ बिल्कुल याद आ गया सब कुछ, है ना? पढ़ा है ना सब कुछ? ठीक। तो अब हमने उसमें क्या पढ़ा था? अगर ये वैल्यू डी की 0 से बड़ी आती थी, इसको सॉल्व करने पे अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती थी तो हम क्या बोलते थे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। मतलब रूट्स रियल तो होंगे, रियल नंबर तो होंगे, मगर दो अलग अलग आएंगे। याद आ गया होगा, सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं, ये 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं सब। और अगर ये डी की वैल्यू 0 आती थी तो उसमें रूट्स क्या आते थे? रियल एंड इक्वल। याद आया? लेकिन अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आती थी, मतलब नेगेटिव, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती थी तो आप उसके ब्रैकेट में क्या लिखते थे? नो रियल रूट्स, दैट इज इमेजिनरी रूट्स। और हमने इसको सॉल्व नहीं किया था, हमने क्या बताया था कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यानी उसके रूट्स नहीं होते। इस चैप्टर में हम लोगों को यही सिचुएशन पढ़ना है। एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इमेजिनरी नंबर के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में ये रियल नंबर होते ही नहीं है, ये एक तरीके के इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। और हम इसी ब्रांच को, इसी को हम पढ़ने वाले हैं जिसको मैंने रेक्टेंगल में बनाया है, ये वाला केस। इस चैप्टर में हम लोगों को यही केस पढ़ना है कि जब डी की वैल्यू 0 से छोटी होती थी तो हम लोग क्या कहते थे
इसके रियल रूट्स नहीं हो सकते और हम इसको यही छोड़ देते थे। अब हम इस केस को सॉल्व करना सीखेंगे। अब इस चैप्टर में हम लोग वही केस पढ़ेंगे जब डी की वैल्यू 0 से छोटी आती थी। ठीक है, तो जब डी की वैल्यू 0 से छोटी आती थी तो उस केस में जो रूट्स होते थे वो रूट्स कहलाते थे इमेजिनरी रूट्स, और उन्हीं इमेजिनरी रूट्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज मैं आपको इसी को पढ़ाने वाला हूं कि ये होते क्या है, दिखते कैसे हैं, हम कैसे दिख के बताएं कि ये इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये फॉर्म होती है, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या फॉर्म होती है, ये सब मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, उनमें क्या अलजेब्रा है, कैसे वो ऐड होते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं, एक नया टॉपिक, नया तरीके का नंबर आज आप पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया ना? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, इमेजिनरी नंबर। कौन सा केस? ये वाला केस पढ़ेंगे हम, इसको निकालना सीखेंगे। यही इस चैप्टर में है, यही इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, नए तरीके के नंबर आज तक आपने सुना भी नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो आज हम इसी का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। प्लीज राइट डाउन, नाउ लिसन। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा जाना कि ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। अब दिक्कत क्या आई इन्हें सॉल्व करने में, देखिए मैं इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है, जिसको उतारना है उतार लेना या स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना। देखिए तो बच्चों अब दिक्कत क्या आई, आपको पता होगा जब d की वैल्यू 0 से छोटी होती थी तो ही हमारा वो नंबर कैसा कहलाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स। d की वैल्यू 0 और जब हम इसके रूट्स निकालना चालू करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट नेगेटिव d। भाई जब d की वैल्यू 0 हो जाएगी तो अंडर रूट में d कैसा आएगा, -2 -3 -4। और दिक्कत ये है कि हम लोगों को माइनस सॉल्व करना नहीं आता रूट में। भाई दिक्कत है ना। अरे मान लो d की वैल्यू -3 आई तो आप क्या कहते थे कि हम इसको नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि आपको ये नहीं पता, क्योंकि इस फॉर्मूले में अंडर रूट डी आता है और जब डी की जगह -3 रखेंगे तो वो अंडर रूट -3 बन जाएगा और बड़ी परेशानी। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अभी समझ में आएगा आपको। मैंने बोला x² + 4, जरा इसके रूट्स निकालो। क्या निकालो इसके? तो बच्चे क्या करेंगे, भैया x² बराबर -4। ठीक है जी, बिल्कुल सही करा है आपने। और भैया यहाँ से x की वैल्यू अंडर रूट -4। अब अटक गए कि भैया हमने अंडर रूट में माइनस को सॉल्व करना नहीं सीखा और आपने भी नहीं बताया कभी हमें। आप क्या कह देते थे कि इसके तो रूट्स निकल ही नहीं सकते क्योंकि अंडर रूट में हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, ये तो नेगेटिव रूट कभी सॉल्व भी नहीं होता। इस चैप्टर में यही सीखना है हमें कि अंडर रूट में जब नेगेटिव आता है तो वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से इसी नेगेटिव रूट्स को सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को आसान बनाने के लिए हमने एक नया टॉपिक पढ़ना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, पूरे चैप्टर में यही रिपीट होगा, कंसेप्ट ऑफ आयोटा। IOTA डाली हेडिंग, कंसेप्ट ऑफ आयोटा। इस आयोटा की मदद से हम अपने नेगेटिव रूट्स वाले नंबर को सॉल्व किया करेंगे। समझ रहे हो? इस आयोटा, इसको डिनोट करते हैं हम मैथ्स में आई, कुछ इस तरीके से, टेढ़ा आई, या सिंपल सिंपल तुम कंफ्यूज मत हो, आई लिखो बस। आई किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से, स्मॉल आई से। अब ये आयोटा क्या है, इसने हमारी हेल्प कैसे करी, इसने हमारी हेल्प कहां से करी। और याद रखना जिस भी नंबर में आयोटा लिखा मिलेगा वही नंबर कॉम्प्लेक्स होता है। जिस भी नंबर में आयोटा लिखा, अब कैसे लिखा मिलेगा सिखाया जाएगा, डरो मत, सब कुछ ध्यान से पढ़ो, एक एक चीज, एक एक चीज, एक एक चीज ध्यान से पढ़ना है। जिसको भी कोई दिक्कत है मेरे से पूछना, ठीक है। तो ये आयोटा का क्या कंसेप्ट है, देखिए हम लोगों ने इस आयोटा को मैथ्स में अंडर रूट -1 माना हुआ है। मतलब जहां भी अंडर रूट -1 होगा हम उसकी जगह क्या लिख देंगे, आयोटा। याद रखना आज से हमेशा एक बात कि जो आयोटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1। हमने नेगेटिव नंबर को सॉल्व करने के लिए ही आयोटा को इंट्रोड्यूस करा है, नेगेटिव रूट को निकालने के लिए ही आयोटा को इंट्रोड्यूस करा है। आयोटा ही इमेजिनरी नंबर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो आयोटा है आज से याद रखना इसकी वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, अंडर रूट -1। जब आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 हो जाएगी तो जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे
तो यहां से अंडर रूट हट जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, याद रखना -1। आयोटा की वैल्यू -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। ये दो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है बच्चों, पहले बता रहा हूं। याद रख लो कि हमने नेगेटिव रूट्स को सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करा जिसको बोलते हैं आयोटा, IOTA, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, और जिसकी वैल्यू हो रखी √-1। और ये यहां से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अब देखो ये कैसे हेल्प करता है, देखो ये कैसे हेल्प करता है। अब इसी को देखो, इसी क्वेश्चन को, क्या मैं इस x को माइनस, देखना ध्यान से देखना, 4 × -1 लिख सकता हूं भाई? √-4 को 4 × -1 लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं ना। और मुझे अभी पता चला कि -1 किसकी वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की। तो क्या मैं इसको 4 आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं भाई? इस -1 की जगह मैंने आयोटा स्क्वायर लिख दिया, लिख दिया ना। अब जरा खुद बताओ, अब तो हो गया होगा मेरे ख्याल से सॉल्व। 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2, और आयोटा स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, 2i। तो इस इक्वेशन के रियल रूट्स तो नहीं थे, मगर कैसे रूट्स थे, इमेजिनरी, और वो क्या रूट आया है, 2 आयोटा। क्या आया है, 2 आयोटा। क्या आया है, +-2। अभी कहोगे प्लस माइनस क्यों, क्योंकि अंडर रूट से जब भी वैल्यू निकलती है एक प्लस की होती है और एक माइनस की। यहां से मेरा ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो याद रखना, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप सॉल्व करोगे वो आयोटा की फॉर्म में जरूर आएगा, क्योंकि नेगेटिव रूट्स को सॉल्व करने के लिए ही हमने आयोटा को इस्तेमाल किया है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन और दिया, x² -9, तो आप क्या करोगे कि भैया x² = 9, x की वैल्यू +-3 आ गई जी, रियल रूट्स है जी, रियल रूट्स है, कोई दिक्कत ही नहीं आई। लेकिन अगर ये हमारा x² + 9 = 0 होता, तो यहाँ क्या लिखता, x² = -9, x² या x = √9 आयोटा स्क्वायर। पता है ना कैसे, क्योंकि -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख दूंगा, तो 9 आयोटा स्क्वायर, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, +-3 आयोटा। तो ये रियल है और ये कैसा है, इमेजिनरी। ऐसे भी याद रखना, आई से आयोटा, आई से इमेजिनरी, ठीक है। तो यहां हमने आयोटा की मदद ली, कैसे, नंबर को सॉल्व करने के लिए, इमेजिनरी। बस ये वैल्यू याद रखना कि आयोटा जहां जहां √-1 है उसको हमने आयोटा मान रखा है, उसी की मदद से आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू आई, -1। अब यहाँ -9 था, तो उसको क्या लिख सकता हूँ, 9 × -1, और -1 की जगह क्या लिख दिया, आयोटा स्क्वायर, तो इसलिए नंबर क्या बन गया, 9 आयोटा स्क्वायर। अब मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, दैट इज 3 आयोटा, ठीक है। ये मेरा आयोटा का कंसेप्ट है। आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया, भरोसा रखो, जब तक समझ में नहीं आएगा आगे नहीं चलूंगा। एक एक बच्चे को आना चाहिए। अब मैं नाम नहीं ले पाऊंगा तो ये मत समझना कि भैया ने नाम नहीं लिया तो हमने नहीं पूछेंगे। प्लीज जिसको भी समझ में नहीं आया बेटा तुरंत पूछो। नाउ अब मैंने आपके पास एक क्वेश्चन दिया, x² + 3 = 0, जरा सॉल्व करो सभी कि यहां से x की कैसी वैल्यू आएगी, ये बताइए। रियल तो आने से नहीं, तो इमेजिनरी आएगी, बताओ क्या वैल्यू आएगी, बताओ बताओ सभी सॉल्व करो। जब भी आंसर इमेजिनरी होता है तो वो आयोटा में आता है, याद रखना, उसी को कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अभी समझाऊंगा कॉम्प्लेक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। सर +-3 √3i। वेरी गुड। +-√3i। तो यहां से x² की वैल्यू क्या हो गई बेटा, x² की वैल्यू क्या हो गई, -3, और यहां से x किसके बराबर आ गया, -3, x किसके बराबर आ गया, -√3। और जब x की वैल्यू -√3 होगी तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 आयोटा स्क्वायर। भाई -1 की जगह आयोटा स्क्वायर रख दिया, समझ गए। अब √3 को तो मैं सॉल्व कर नहीं सकता, मगर यहां से आयोटा स्क्वायर से आई बाहर आ जाएगा, √3, तो x की वैल्यू क्या हो गई, i√3। जल्दी बताओ किस किस को नहीं आया, खुशी आ गया बेटा। सही नेगेटिव भी होगा ना? हाँ वो तो अंडर रूट से अंडरस्टूड है बेटा, वो तो
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी भैया। ओके सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है? चलो, तो ये हमने आयोटा के लॉन्च से कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में याद रखना, रियल नंबर में आयोटा नहीं आता, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा हमेशा आता है। तो यहीं से हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है, कंसेप्ट ऑफ आयोटा, दैट इज अंडर रूट -1 विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। और इसी की मदद से हमने अंडर रूट, जो नेगेटिव अंडर रूट है, उनको सॉल्व करना सीखा। चलिए आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और जानते हैं। समझ रहे हैं ना? अब तक तुमने क्लास नर्सरी से लेके क्लास 10 तक रियल नंबर ही पढ़ा है। कभी नेचुरल नंबर के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री चाहे कोई भी पढ़ाओ, सब में रियल नंबर ही तो थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, एपी, सब में कैसे नंबर थे? रियल ही तो थे। 1 2 3 4, रेशनल, पॉलिनोमियल। तुमने पहली बार मैथ्स के दूसरे टाइप के नंबर पढ़ रहे हो, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये नंबर अस्तित्व नहीं होता, इनका अस्तित्व नहीं होता, याद रखना। ये केवल इमेजिनरी होते हैं। और याद रखना, मैथ्स ना एक टूल है, फिजिक्स में पढ़ा चुका हूँ, इसकी मदद से हम चीजों और सब्जेक्ट्स में हेल्प लेते हैं। तो इसलिए ये मत समझना कि भैया इसका जिंदगी में कहाँ काम आएगा। तो ये घटिया सवाल मत पूछना कि इसका लाइफ में कहाँ यूज है भैया, क्यों पढ़ रहे हैं। अब क्यों पढ़ रहे हैं भैया, ये तो क्योंकि टूल है मैथ्स से, क्योंकि इसकी हेल्प से हम बाकी सब्जेक्ट्स को आसान बनाते हैं। अब देखिए, ठीक है, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला टॉपिक खत्म। नाउ लिसन, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या फॉर्म होती है। हम कैसे, जैसे अगर मान लो मैंने कहीं लिखा मिला 3, तो आप देखते बता दोगे अरे सर दिस इज रियल नंबर। मैंने लिखा 5/2, अरे सर दिस इज रेशनल नंबर। ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर को भी तो देख के बता पाएंगे हम कि ये सर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो उसकी भी तो कुछ फॉर्म होती है, जैसे रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होता है। जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में आ गया उसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। बस Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर की भी तो कोई फॉर्म होगी। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या फॉर्म है, लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में होता है। जैसे हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c की फॉर्म में होती है, वैसे ही हर कॉम्प्लेक्स नंबर की भी एक फॉर्म है, और वही फॉर्म मैं आपको बताने वाला। पहली चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिए पहला पॉइंट, इट विल ऑलवेज डिनोटेड बाय z। ये हमेशा z से डिनोट होता है। याद रखना, z इंटीजर नहीं है, यहाँ इंटीजर नहीं है z, कभी सोच रहे हो। कॉम्प्लेक्स नंबर, हर कॉम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट होता है। z1 z, मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों को, एक को z1 मानेंगे, एक को z, जैसे जीरोस को अल्फा बीटा मानते थे, यहाँ हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, z से। किससे, z। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है, a + आयोटा b। कोई भी, सुनते रहो मेरी बात ध्यान से, शांत हो, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में पाया जाएगा। दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो, वो किस फॉर्म में होगा, a + आयोटा b। ये जो a वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को कहा जाता है कि ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। और इसको लिखते कैसे हैं, रियल पार्ट ऑफ z, RE ब्रैकेट में z। हर कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं बच्चों, याद रखना। एक होता है उसका रियल पार्ट, एक होता है उसका इमेजिनरी पार्ट। इन दोनों को मिलके ही क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मत समझना ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी। तो हमेशा याद रखना, हर कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आप लिखोगे उसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो जो रियल पार्ट दैट इज ए, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, दैट इज ए। ये जो ए वाला होगा इसको क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। आपको पास एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया कि z = 3 + 4 आयोटा। ये आइए आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आप क्या बोलोगे, इसका 3 क्या है, रियल पार्ट है। 3 क्या है, रियल पार्ट। तो ये जो a है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। और ये जो b लिखा है, b i का जो ये है आगे b, i b नहीं केवल b, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, दैट इज
इसको लिखते कैसे हैं, आई एम ब्रैकेट में जेड। जेड क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, आई एम का मतलब इमेजिनरी पार्ट, यानी ये जेड का कौन सा पार्ट है, वो वैल्यू क्या होगी यहाँ बी। जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया है 4 + 7 आयोटा, बताना इसका रियल पार्ट क्या है, तो आप लोगों ने रियल पार्ट बताया इसका, तो क्या बोलोगे 4। और मैंने कहा बताना जरा इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इसका इमेजिनरी पार्ट है 7, नॉट आयोटा, ओनली 7, ओनली 7। ठीक है, तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में होता है, उसका एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे 3 + 4 आयोटा, ये एक एग्जांपल हो गया। Z1 = 3 + 4 आयोटा। दूसरा नंबर मैंने मान लिया Z2 7 + 4 आयोटा, Z3 9 + 7 आयोटा, Z4 0 + 6 आयोटा, 0 + 6 आयोटा। मतलब जैसे इसको मैं सीधा सीधा 6i भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, अभी तक जो तुमने सॉल्व किया था वो यही वाले नंबर थे, 6i 7i। ठीक है, एक नंबर ये भी लिख सकता हूँ 7 + 0 आयोटा। अभी समझाऊंगा, बहुत सारे डाउट आएंगे। इसको मैं सिंपल सिंपल क्या लिख सकता हूँ 7, यानी मैं किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ, चाहे वो रियल हो या ना हो। जैसे ये रियल नंबर था, फिर भी मैंने इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया, बस उसको इस फॉर्म में लिख दो a + आयोटा b। ठीक है, उसी तरीके से एक नंबर Z6 √3 + √7 आयोटा, ये भी एक नंबर हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ये सभी किसके एग्जांपल हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सब में क्या है, देखो a + आयोटा b, a + आयोटा b। अब आई को पीछे लिख लेते हैं, तो कोई कंफ्यूज मत हो ना, a + आयोटा b, a + आयोटा b, a + आयोटा b, a + आयोटा b। सब नंबर ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। अब एक बात सुनो ध्यान से, चीजें प्लीज प्लीज सामने देखेंगे, सभी सभी ध्यान से देखेंगे। कभी एक मिनट देखो, हम लोगों को ये समझ में आ गया भैया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमको ये आ गया। कविश, कविश माइक ऑफ कर अपना, कविश माइक ऑफ कर। देखो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट क्या बोलोगे आप 3, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या बोलोगे 4। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट, इसका कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट क्या है 9, और इसका इमेजिनरी पार्ट। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की बात करता हूं मैं, 4 की, सुनना मेरे बात, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, इसका ये है हमारा 6 आयोटा, एक्चुअली में है क्या 6 आयोटा। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा 0 + 6 आयोटा, क्योंकि जब इसमें ए है ही नहीं, तो ऐसा नंबर, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 होता है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, कोई नहीं बताने का, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट नहीं होता, नहीं होने का मतलब क्या होता है 0। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें कोई रियल पार्ट नहीं होता, दिस इज द प्योर इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसके अंदर कोई रियल पार्ट नहीं है। देखो ना, जैसे 6 आयोटा है ही कहां, इन सब में रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी भी है, और वही कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो ये नंबर जो कहलाया जाएगा जिसका रियल पार्ट 0 होता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। जैसे 3i 4i 5i 6i 7i, जिसका रियल पार्ट क्या होता है z, या मैं कह सकता हूं जिसमें a की वैल्यू क्या होती है 0, जिसमें a की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी Z5। Z5 में ध्यान से देखो, ये नंबर है 7। अगर मैं इसको, वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, ये कैसा नंबर है, रियल नंबर है, लेकिन फिर भी मैं अगर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 7 + 0 आयोटा। और ध्यान से देखो, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है 0। तो ऐसा नंबर जिसके पास कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, वो कहलाया जाएगा प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर, प्योरली। जैसे 7, और आपको देखने में भी तो पता चल रहा है कि 7 में तो कोई है ही नहीं, तो सीधा सीधा रियल नंबर है। ठीक है, और जिसमें दोनों होते हैं वो जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे ये। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, हम किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। किस फॉर्म में, a + आयोटा b, और उसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट नहीं होता उसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर, और जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने, जिस रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स में लिखा हुआ है जिसमें यानी कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, उसे क्या बोलेंगे प्योरली
रियल नंबर। तो अगर मैंने कभी यूज करी लैंग्वेज दिस इज द प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो वहां किसी का सवाल नहीं आना चाहिए, मतलब उसका रियल पार्ट नहीं है, सीधा सीधा आयोटा की फॉर्म में है। और अगर मैंने बोला दिस इज प्योरली रियल नंबर, मतलब वो प्योर पूरा पूरा रियल नंबर है, उसके अंदर कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। यहाँ मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट खत्म होता है, जिस भी बच्चे को कोई दिक्कत। नाउ लिसन, अगला कंसेप्ट सुनिए, ये सब उतार लिया होगा आई होप आपने, ठीक है। अच्छा, जैसे हम रियल पार्ट में रियल नंबर्स में कंपेयर करते थे, जैसे मैंने आपको दो नंबर दिए कि 3 और 5, और मैंने कहा बताना जरा इसमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है, आपने सीधा सीधा बोल दिया कि सर 5 बड़ा है 3 छोटा है। या मैंने आपको नंबर दिया -3 और -7, मैंने कहा जरा कौन बड़ा है, तो आपने कहा सर -3 बड़ा है -7 छोटा है, क्योंकि माइनस में उल्टा होता है ना। यानी वहां हम दो नंबर को क्या कर सकते थे, कंपेयर, कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉल। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कंसेप्ट बिल्कुल खत्म। यहाँ आप दो नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते, आप किसी भी दो नंबर को देख के ये नहीं बता सकते कि सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इससे बड़ा है या ये कॉम्प्लेक्स नंबर इससे छोटा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर ग्रेटर देन और मोर देन का कंसेप्ट यहाँ पर मीनिंगलेस है, बिल्कुल बेकार। यहाँ आप कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जी Z1 बड़ा है Z2 से, या ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इससे छोटा है, वही कुछ नहीं कर सकते आप। तो यहाँ आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये नंबर कोई रियल नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो याद रख लो, लिखो इस बात को, ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन, greater than or less than, greater than or less than is meaningless in case of complex number. Greater than or less than is meaningless in case of complex number. यानी कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कंपेयर नहीं कर सकते बच्चों, कि ये नंबर इससे बड़ा है या ये नंबर इससे छोटा है। बिल्कुल बेटा फ्री माइंड होकर पढ़ना है सबको, प्लीज, है ना। ऑनलाइन चल रही है, मैं कोशिश करूंगा कि आप ऑनलाइन जो भी पढ़े वो इतना अच्छे से पढ़ लें कि जब हम मिलेंगे तो हमें ये चैप्टर दोबारा ना करने पड़े। क्वेश्चंस की कमी तो रहेगी देखो थोड़ी सी ऑनलाइन में, तो मैं उस समय क्वेश्चंस की भंडार कराऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए हमारे। एक एक चीज को हमसे कैसे भी सवाल पूछ ले तो कहते हाँ जी हमने पढ़ाया भैया ने, हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। टाइम कितना बचा है, 4 मिनट बचे हैं, तो ठीक है आगे कल से इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। मैं याद रखना जब भी मैं कोई इंट्रोडक्शन दूंगा वो 2 दिन चलेगा, उसके बाद आपको 2 दिन एक्सरसाइज करने के मिलते हैं, फिर मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। जब तक मैं पूरा इंट्रोडक्शन नहीं दे देता कोई क्वेश्चन नहीं ट्राई करेगा। पहली चीज, उसमें क्या होगा, आधे अटकोगे आधे नहीं। याद रखना जब मैं कंसेप्ट आपको पूरा समझा दूंगा आपको 99% क्वेश्चन स्मूथली खुद ही हो जाएंगे, बिना बिना अभी हो जाएंगे कुछ क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब मैं सारा कंसेप्ट खत्म कर दूंगा तो 99% क्वेश्चंस में आपको हेल्प की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरी, स्मूथली बिल्कुल बहुत इजीली कर लोगे सारे क्वेश्चन। तो कल हमारा कंसेप्ट खत्म कर देंगे, कल हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि दो नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है कॉम्प्लेक्स में, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, या किसी भी दो नंबर को डिवाइड कैसे किया जाता है, ठीक है। ये चीजें हम पढ़ेंगे कल। तो यानी कल हमारा आएंगे अलजेब्रा, तो हेडिंग डाल के छोड़ दो अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा, अलजेब्रा मतलब जिसमें हम दो नंबर को ऐड करना सीखेंगे, दो नंबर को डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो आज के लिए हम इतना करेंगे, और किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो बताना। और शाम को फिजिक्स में बच्चों, शाम को फिजिक्स में आप लोगों का आज पैरेलक्स मेथड होना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई मिस मत करना, ठीक है। और प्लीज ये क्लास अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर की चली है ना 34 जो स्ट्रेंथ है ये पूरी रहनी चाहिए। अगर किसी का छूट गया तो मेरे से मत कहना, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। डेली ज्वाइन करना, एक दिन छोड़ने का मतलब है आगे वाली एक्सरसाइज खराब कर दी आपने, ठीक है। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, या सभी बच्चे हो, एनी टाइम कॉल करो मुझे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं कल। और जिसको समझ में नहीं आया कॉल करो, वीडियो आज ही मिल जाएगी इसकी, आज ही शाम को, ठीक है। जिसका भी मिस हो गया हो, कोई बीच में टॉपिक ना आया हो, वीडियो देख लेना, मुझे बता